कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। आज का क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है। क्वेश्चन मात्र एक। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको दे देगा। इससे संबंधित जितने भी पॉइंट है, सोना, चांदी, पोटेशियम, सबको डील करेंगे। आप नोट बनाकर, आपका एक ही काम है, आप नोट बनाकर उसको लिखेंगे, उसको बार बार देखते रहेंगे, रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा। हम हमेशा बोलते हैं कि आप जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपके साथ आपके एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारे साथी मित्रगण जाएंगे, सहेला सहेलीगण सभी लोग जाएंगे। लेकिन प्रश्न यहाँ है कि रिजल्ट किसको होता है। रिजल्ट जो पढ़ कर जाता है उसको नहीं होता है, रिजल्ट जो तैयारी करके जाता है उसको होता है। अब तैयारी क्या होता है? बिहार पुलिस रेलवे दरोगा कहता है कि तुमको ऐसा कर कमाल के हम तेरा हो जाएं। इसका मतलब तैयारी करके जाइए, नोट्स बनाकर सिर्फ नहीं, बार बार उसको देखिए, माइंड में रखिए, तब आपका रिजल्ट आएगा। क्योंकि इस रास्ते से हम गुजरे हुए हैं, रिजल्ट हम निकाल चुके हैं। बीपीएससी दरोगा सहित कुल 5 एग्ज़ाम देने का अनुभव है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि इससे संबंधित आपको क्या आपके लिए उपयोगी है। आप मेरी बात पर ध्यान मत देंगे, कितना टाइम लगा उस पर ध्यान नहीं देंगे, कंटेंट पर ध्यान देंगे। कंटेंट पर क्या आपके लिए उपयोगी है, क्या कंटेंट है इनसे। अब यहाँ ध्यान से समझिए, कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है। ये बताना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके बारे में डिटेल्स जो है जानिए। यहाँ जो है सबसे पहले ये आप जानिए कि ये आपका, यहाँ कह रहा है धातु, ये आपका धातु है, ये आपका अधातु है, अधातु है। तो सबसे पहले ये जानिए कि हम लोग जनरली जानते हैं कि आप पहचाने का एक ही तरीका जानिए, सबसे शॉर्ट में, कि जिसके अंत में यम लगा हुआ रहे, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लिथियम, ओस्मियम, ये सब मेटल है, धातु है। जिसके अंत में न है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सब जो है अधातु है। इसको आप माइंड में सबसे पहले रखेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे, ये हम धातु अधातु चैप्टर के विषय में नहीं बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं। धातु की प्रकृति क्या होती है। आपका प्रश्न जो है सीधे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछ देता है कि धातु की प्रकृति क्या होती है। तो धातु की प्रकृति क्षारीय होती है, क्षारीय होती है। अधातु की प्रकृति क्या होती है। तो अधातु की प्रकृति अम्लीय होती है, अधातु की प्रकृति अम्लीय होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछता है कि निम्नलिखित में से धातु की प्रकृति क्या होती है। तो क्षारीय, अधातु की प्रकृति क्या होती है। तो अम्लीय। यानी कि इसको याद कर, ये दोनों में से कोई एक याद हो जाएगा, बस एक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। दोनों के चक्कर में मत रहो, एगो के चक्कर में रहो। एगो के चक्कर में इट मीन्स अ से अधातु, तो अ से अम्लीय। याद हुआ। अधातु की प्रकृति क्या होती है। तो अम्लीय। तो एगो कौन बच गया, धातु। तो धातु की प्रकृति क्या हो जाएगा जी, क्षारीय हो जाएगा। अधातु का अम्लीय। एग्जाम देने का मतलब, सेट बनाने का मतलब होता है कि 1 सेकंड लेट मत कीजिए, तुरंत उसको एकदम क्वेश्चन देखने के साथ एकदम विकल्प बिना देखे हुए माइंड में आ जाना चाहिए। कन्फर्म मतलब कन्फर्म, रिजल्ट उसको आता है जो कन्फर्म बनाता है। तो धातु की प्रकृति क्षारीय, अधातु की प्रकृति अम्लीय होती है। अ से अधातु, तो अ से अम्लीय। अब यहाँ पर देखिएगा कि धातु आवर्त सारणी में बाएं ओर स्थित होती है, आवर्त सारणी में बाएं ओर स्थित होती है। अधातु जो है दाएं ओर स्थित होती है। बाएं प्लस यह मध्य में होती है, मध्य में होती है। लेकिन आपको क्वेश्चन मध्य में नहीं देगा, दे देगा कि आवर्त सारणी में धातु किस तरफ होती है। तो बाईं ओर। और अधातु आवर्त सारणी में किस तरफ होती है। तो दाईं ओर। तो ये तो आपको याद हो गया कि अ से अधातु तो अम्लीय है, ये ऑटोमेटिक हो गया क्षारीय। अब इसको कैसे याद आप रखेंगे, बाएं या दाएं। मान लिया कि एग्जाम में गए, आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि निम्नलिखित में से आवर्त सारणी में धातु किस तरफ होती है। अब दिमाग में 2 ही बात आ रही है, बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं। अब आप इस पर, अब मेरी बात को ध्यान दीजिए। हम लोग क्या, क्वेश्चन क्या है, धातु अधातु। आगे क्या बोलते हैं, धातु अधातु, धातु अधातु। धातु हम लोग किस तरह बोल रहे हैं,
बाईं ओर। तो आवर्त सारणी में किस ओर हो जाएगी, तो बाईं ओर। धातु अधातु, धातु अधातु, धातु अधातु, तो धातु आगे बोले तो धातु किस तरफ बोले, बाईं ओर। तो आवर्त सारणी में किस तरफ हो जाएगी, बाईं ओर। अधातु किस तरफ बोले, धातु अधातु, तो अधातु किस तरफ हो गया, दाईं ओर। तो आवर्त सारणी में किस ओर हो गया, तो दाईं ओर। अ से अधातु, त से अम्लीय, तो एक ऑटोमेटिक हो गया धातु की प्रकृति क्षारीय। धातु अधातु, बाईं ओर दाईं ओर, धातु बाईं ओर, अधातु दाईं ओर। इसको आप नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है देखेंगे आगे आपका प्रश्न जो है पूछता है कि आवर्त सारणी में बाईं ओर कौन होता है, हम लोग क्या बोले, आगे धातु तो आगे बायां, धातु अधातु तो दायां, धातु अधातु बायां दायां। तो आवर्त सारणी में धातु किस तरफ, तो इस तरफ ना बोल रहे हैं जी, अधातु किस तरफ, तो इस तरफ बोल रहे हैं। अब एक बात बताइए, हाइड्रोजन तो अधातु है तो बाईं ओर है, तो यह अपवाद में है। आपको प्रश्न जो है देगा कि निम्नलिखित में से आवर्त सारणी के बाईं ओर होता है धातु, लेकिन बाईं ओर क्या है, तो हाइड्रोजन है, यानी कि अधातु है, अधातु है, अपवाद में है। अब यह जो है अधातु बाईं ओर है, जबकि बाईं ओर होना चाहिए धातु, बाईं ओर होना चाहिए धातु, लेकिन है अधातु, तो यह अपवाद में है, इसको आप माइंड में रखेंगे। और हाइड्रोजन अधातु होते हुए भी बाईं ओर है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या और हाइड्रोजन का परमाणु भार दोनों लगभग बराबर होती है। आपका प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से परमाणु संख्या परमाणु भार लगभग बराबर होती है किसका, तो हाइड्रोजन का। एक होता है परमाणु संख्या, 1.008 होता है परमाणु भार, यानी कि लगभग जो है बराबर हो गया। तो निम्नलिखित में से किसका परमाणु संख्या परमाणु भार दोनों बराबर होती है, तो हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, था आवारा तत्व। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, था आवारा तत्व हाइड्रोजन को कहा जाता है। सबसे हल्का गैस कौन है, तो सबसे हल्का जो गैस कहा जाता है हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। और हल्का गैस नहीं देकर दे देगा कि सबसे हल्का तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन को कहा जाता है सबसे हल्का तत्व। पूरे ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन है, तो पूरे ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन का कितने समस्थानिक, 3, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। तो ट्राइटियम एक ऐसा समस्थानिक है जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है। ट्राइटियम एक ऐसा समस्थानिक है जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया, तो कैवेंडिश। जल का भी खोज किसने किया, तो कैवेंडिश। इसको आप माइंड में रखते जाएंगे। अब हम लोग जो है आगे जो है देखेंगे, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है। तो यहाँ देखिए, ये है आपका सोना, ये है आपका चांदी। यहाँ पर ध्यान से आप समझिएगा, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। सोना का लैटिन नाम जो है, सोना का लैटिन नाम ऑरम है, ऑरम। और चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटेनम। तो सोना का जो संकेत है वह AU है। यह AU कहाँ से आया, ये तो S है, तो AU कहाँ से आ गया, इसका लैटिन नाम ऑरम से आ गया AU। इसका संकेत क्या है, तो इसका संकेत है AG कहाँ से आया, तो अर्जेंटेनम से आया। इसका परमाणु संख्या दिमाग में रखेंगे, इसका परमाणु संख्या कितना है, तो 79। इसका परमाणु भार कितना है, तो इसको एक दूसरे को पलट दीजिए, 9 7, इधर लगा दीजिए 197। इसको आप दिमाग में रखिएगा। इसका परमाणु संख्या कितना है और इसका परमाणु भार कितना है, तो इसका परमाणु संख्या, एक चीज आप दिमाग में हमेशा रखिएगा, 47 और 107, 47 और 107, यानी कि इसका परमाणु संख्या है, इसका परमाणु भार है। CGL का एग्जाम हो रहा था, उसमें क्वेश्चन दे दिया कि पारा का परमाणु संख्या कितना है, तो पारा का परमाणु संख्या जो है 80, यानी कि सोना का परमाणु संख्या 79
अब पारा के परमाणु संख्या 80। आप नोट लिख के डैश दे के लिखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीजीएल का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से सोना का परमाणु संख्या 79 है लेकिन पारा का परमाणु संख्या 80 होती है। आप नोट बनाकर आप लिखेंगे, इसको आप जो है लिख लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। सोना का एयू, चांदी का एजी, ये दोनों में कंफ्यूजन मत खाइएगा। सोना का संकेत एयू, चांदी का संकेत एजी। अब शादी हो जाए तो पत्नी अथुन, पत्नी आएगी तो बोलेगी कि ए जी चांदी का पायल ला दीजिएगा, ए जी चांदी का पायल, ए जी चांदी का पायल। तो ए जी किसका हो गया संकेत? तो चांदी का हो गया। ए यू हो गया सोना का, इसका लैटिन नाम के नाम पर पड़ा है, इसका लैटिन नाम अर्जेंटिना में है जिसके नाम पर पड़ा है। परमाणु संख्या हो गया 79, परमाणु भार हो गया 197। इसको दोनों को पलट दीजिए, एक लिख दीजिए, 47 और 107 हो गया। यानी कि सोना का परमाणु संख्या हो गया 79 लेकिन पारा का परमाणु संख्या हो गया 80। ये दोनों को आप नोट देकर आप डैश देकर लिखेंगे। जब से कंटेंट नहीं पढ़ेंगे कोई आशा नहीं रहेगा। अब यहाँ जो ध्यान से समझिए, ये है आपका सोना, ये है आपका चांदी। तो प्रश्न जो है देता है एकदम सीधा सीधी, जो बोल रहे हैं वही प्रश्न जो है देता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन मुक्त अवस्था में रहता है। निम्नलिखित में से कौन मुक्त अवस्था में रहता है? तो सोना। अब ये नहीं देकर ये दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में रहता है, तो गोल्ड। लेकिन चांदी मुक्त एवं संयुक्त, मुक्त एवं संयुक्त ये दोनों अवस्था में रहती है। पॉइंट को नोट करिएगा। प्रश्न दिया हुआ है, आपने देखा भी होगा कि निम्नलिखित में से मुक्त अवस्था में कौन रहता है, तो सोना। स्वतंत्र अवस्था में कौन रहता है, तो सोना। लेकिन मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में कौन रहता है, तो चांदी। अब आपका प्रश्न जो है देता है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक, प्रश्न आपको देता है कि सबसे अधिक आघात वर्ध होता है। यानी कि सबसे अधिक आघात वर्ध का मतलब क्या हो गया कि उसको पीट कर पतला चादर बना दिया जाता है, उसी को आघात वर्ध बोलते हैं, तो गोल्ड। अब ये नहीं देकर ये दे देगा कि सबसे अधिक तन्यता होती है। तन्यता का मतलब क्या हो गया? त से तन्यता, तो त से तार। आपको कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि गमछिया वाला सर से पड़ता है जी, बताबो तो आघात वर्ध तन्यता में क्या अंतर है? तो कहियों कि जो पीट कर जो पतला चादर बना देता है तो आघात वर्ध हो गया। अब तन्यता क्या हो गया? तो त से तन्यता, त से तार। तार जो है तार जैसा लंबा खींच देता है। तो इसका क्या है कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। इसी को कहा गया है तन्यता। तो मुक्त अवस्था में कौन रहता है जी? तो गोल्ड। स्वतंत्र अवस्था में कौन रहता है? तो गोल्ड। सबसे अधिक आघात वर्ध कौन होता है? तो गोल्ड। सबसे अधिक तन्यता किसका होता है? तो गोल्ड का। और चांदी क्या होता है? मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में रहता है। आपका क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत एवं ऊष्मा का, यहाँ पॉइंट को जो समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक होता है? तो चांदी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक होता है? तो चांदी। सबसे अधिक सुचालक तो चांदी। मुक्त अवस्था में सोना, स्वतंत्र अवस्था में सोना, सबसे अधिक आघात वर्ध सोना, सबसे अधिक तन्यता सोना। 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबे तार खींचा जा सकता है, सोना। तन्यता क्या है? मतलब तार खींचा जा सकता है। आघात वर्ध क्या है? मार के पतला उसको जो है चादर जैसा बना दिया जाता है। प्रश्न देगा इसके जगह पर यह क्वेश्चन रहता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वाधिक सुचालक होता है? इसके जगह पे ये रहता है तो इसका आंसर हो जाता चांदी। इसका आंसर हो जाता चांदी। यानी कि सबसे अधिक विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वाधिक सुचालक कौन होता है? तो सबसे अधिक सुचालक होता है चांदी। इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो आप दिमाग में रखिएगा कि इसका मतलब यह हो गया कि किसी चीज से रिएक्शन बहुत कम करता है। सुने होंगे, ध्यान से समझिएगा। हम लोगों के दादा दादी, नाना नानी के पूर्वज का
गोल्ड सोना बहुत दिन से रखल रह जाता है, उसको कुछ नहीं होता है बहुत दिन से। क्यों? क्योंकि वह सबसे कम अभिक्रियाशील करता है, उसको कुछ होता नहीं और रिएक्शन नहीं किसी के साथ करता है जल्दी। इसको दिमाग में रखिएगा। तो सबसे कम अभिक्रियाशील कौन हो गया? तो सबसे कम अभिक्रियाशील कौन हो गया? तो गोल्ड। अतः सबसे अधिक, जब सबसे कम की सवाल है तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा पोटेशियम। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, सबसे कम अभिक्रियाशील गोल्ड और सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो गया पोटेशियम। जब तक वर्दी नहीं लेंगे, जब तक तुझे छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। अब यहां ध्यान से समझिए, गोल्ड का, सोना का अयस्क कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट, सिल्वेनाइट, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। सोना बराबर KS, कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट, सोना बराबर KS, कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट। सोना का जो अयस्क है कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट होता है। अब यहाँ पर जो है देखिए कि ये सोना का आपेक्षिक घनत्व, बहुत जगह आप क्वेश्चन देखे होंगे कि सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 19.3। एक बात बताइए, अब ए नहीं देकर ए दे देगा कि ए तो गोल्ड का हो गया आपेक्षिक घनत्व, अब दे देगा कि चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो 10.4। ये क्वेश्चन भीड़ से अलग कर देगा। सोना का अपेक्षित घनत्व 19.3 और चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.4। और सोना का मुख्य अयस्क हो गया कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट हो गया। मुक्त अवस्था में सोना, स्वतंत्र अवस्था में सोना, सबसे कम अभिक्रियाशील सोना, और सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है? तो पोटेशियम होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, यानी कि सोना का अपेक्षित घनत्व 19.3 और चांदी का अपेक्षित घनत्व हो गया 10.4। कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट सोना का अयस्क हो गया। अब यहाँ देखिएगा कि सोना और चांदी, सोना और चांदी का शुद्धिकरण, सोना और चांदी का शुद्धिकरण, ये आपका क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से सोना और चांदी का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो नाइट्रिक एसिड। यहाँ ध्यान से समझिएगा, नाइट्रिक एसिड के द्वारा सोना और चांदी का शुद्धिकरण किया जाता है। नाइट्रिक एसिड किस में पाई जाती है? फिटकरी में पाई जाती है। इसको कैसे याद रखेंगे? नाइट्रिक, नाई 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 मतलब सैलून में जो नाई रहते हैं दाढ़ी बनाने वाले, वो दाढ़ी बना के क्या करते हैं? फिटकरी लगाते हैं। तो फिटकरी में कौन एसिड? तो नाइट्रिक एसिड। और सोना और चांदी को शुद्ध किससे किया जाता है? तो नाइट्रिक एसिड से सोना और चांदी को शुद्ध किया जाता है। यहाँ देखिएगा कि क्वेश्चन देता है कि सोना घुल जाता है, सोना घुल जाता है, सोना किस में घुल जाता है? यह आपका क्वेश्चन है। इसके साथ एक, इसके पहले एक जान जाइए, क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि रबर किस में घुल जाता है? तो रबर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइसल्फाइड। रबर किस में घुल जाता है? तो कार्बन डाइसल्फाइड। लेकिन सोना किस में घुल जाता है? तो अम्लराज, अम्लराज। अब अम्लराज विकल्प में नहीं देगा तो एक्वारेजिया, अम्लराज विकल्प में नहीं देगा तो एक्वारेजिया। अब यह सवाल है कि अम्लराज और एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है? तो HCl + HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। इसका अनुपात कितना होता है? तो 3:1। इसको आप नोट कर लीजिएगा, BPSC का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से सोना किस में घुल जाता है? तो अम्लराज या एक्वारेजिया में। अम्लराज या एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है? तो HCl + HNO3 का। अब प्रश्न है कि इसका अनुपात क्या होता है? तो अनुपात में गड़बड़ाइएगा नहीं। HCl 1 2 3, 1 2 3, तो 3 1, 3:1। ये इधर आएगा, ये इधर चल जाएगा, तो 1:3। यानी कि अम्लराज या एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है? तो HCl + HNO3। अनुपात कितना होता है? तो 3:1 होता है। इसका अनुपात होता है। सोना और चांदी का शुद्धिकरण किससे किया जाता है? तो नाइट्रिक एसिड से किया जाता है, नाइट्रिक एसिड से किया जाता है। सब NOT, नोट अभी लिखिए,
NOT नोट देकर एकदम क्लियर बाय क्लियर लिखेंगे कि सोना और चांदी का शुद्धिकरण नाइट्रिक एसिड से किया जाता है, लेकिन सोना घुल जाती है अम्लराज एक्वारेजिया में। अम्लराज एक्वारेजिया HCl प्लस HNO3 का मिश्रण होती है, उसका अनुपात होता है 3:1। HCl जिधर रहेगा HCl 3 गो, तो HCl तरफ 3 और HNO3 तरफ 1 होगा। अब यहाँ जो है देखिए, अब आपका क्वेश्चन जो है देता है कि निम्नलिखित में से कौन पूरे धातुओं का राजा कहलाता है। धातुओं का राजा, धातुओं का राजा किसको कहते हैं, तो गोल्ड को। धातुओं का राजा गोल्ड को कहते हैं, धातुओं का राजा गोल्ड को कहते हैं। अब ये धातुओं का राजा नहीं पूछ कर ये पूछ देता है कि निम्नलिखित में से नोबेल धातु किसको कहते हैं, तो गोल्ड को ही। यानी कि ये दोनों का आंसर हो जाएगा गोल्ड। धातुओं का राजा गोल्ड, नोबेल धातु जो है गोल्ड को कहा जाता है। अब ये नहीं देकर ये दे देगा कि अम्लों का राजा किसको कहते हैं, तो अम्लों का जो राजा कहा जाता है, तो अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को। अब H2SO4 को धर के खींच दीजिए, ये अम्लों का राजा हो गया H2SO4। इसको कहा जाता है आयल ऑफ बिट्रॉल, आयल ऑफ बिट्रॉल, आयल ऑफ बिट्रॉल, यानी कि कशिश का तेल। कशिश का तेल किसको कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। नोट कीजिएगा कि अम्लों धातुओं का राजा गोल्ड, नोबेल धातु गोल्ड। अब दे देता है कि नोबेल गैस, तो नोबेल गैस तो 6 गो ना है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडॉन, लेकिन हीलियम वाला विकल्प ज्यादा देता है, तो हीलियम मार दीजिएगा। यानी कि धातुओं का राजा कौन, तो गोल्ड। नोबेल धातु कौन, तो गोल्ड। अब अम्लों का राजा कौन, तो H2SO4। H2SO4 को कहा जाता है आयल और बिट्रॉल, यानी कि कशिश का तेल। अब दे देगा कि निम्नलिखित में से संचायक बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है। अगे मैया, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से संचायक बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड। कशिश का तेल किसको कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड। आयल और बिट्रॉल कभी कभी अंग्रेजी में दे देता है, आयल और बिट्रॉल किसको कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड, संचायक बैटरी सल्फ्यूरिक एसिड। संचायक बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड। और कशिश का तेल किसको कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड को। अब यहाँ पर क्वेश्चन देता है, नोट बना के लिख लीजिएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड को तन्नू बनाने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड को तन्नू बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को तन्नू बनाने के लिए इसको पानी में मिलाया जाता है। पानी में मिलाया जाता है, पानी में मिलाया जाता है। जिए तो जिए कैसे बिन रिजल्ट के। देखिए H2SO4 को तन्नू बनाने के लिए पानी में मिलाया जाता है, पानी नहीं मिलाया जाता है, पानी में मिलाया जाता है, पानी नहीं मिलाया जाता है, पानी में मिलाया जाता है, पानी नहीं मिलाया जाता है, पानी में मिलाया जाता है, पानी नहीं मिलाया जाता है, पानी में मिलाया जाता है। अब ठंडा के दिन में स्नान करते हैं, ठंडा के दिन में स्नान करते हैं, तो गर्म का पनिया में ठंडा पनिया के लाते हैं, डालते हैं कि ठंड का पनिया में गर्म का पनिया के डालते हैं। वही ना बात हुआ जी। पानी में डालिए, जैसे में पूरा 1 ड्राम ठंडा पानी है, ओकरा में डाल दिए 1 बाल्टी गर्म पानी, तो पूरा गर्म हो गया। अब गर्म का पनिया में ठंड का पनिया के डाल दीजिएगा तो गर्म रहेगा कि ठंडे हो जाएगा। उसी तरह से पनिया में सल्फ्यूरिक एसिड को, पनिया में 1 बाल्टी पानी है, उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालिए, कि सल्फ्यूरिक एसिड में पूरा पनिया के डाल दीजिएगा। पनिया में ना थोड़ा सा डालिएगा, जितना ना पूरा पनिया जो है अपना रूप जो है चेंज कर देगा। पनिया में ना डालिएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ में डाल दीजिएगा, पनिया में डालिएगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित में से सल्फ्यूरिक एसिड को तन्नू बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तन्नू बनाने के लिए क्या करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में मिलाते हैं, यानी कि पानी जो है मिलाया जाता है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, समझ गए। धातुओं का राजा सोना, नोबेल धातु सोना, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड, आयल और बिट्रॉल सल्फ्यूरिक एसिड, कशिश का तेल सल्फ्यूरिक एसिड। संचायक बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता था, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड को तन्नू बनाने के लिए क्या किया जाता है, पानी में मिलाया जाता है। अब होली में रंग हवा, तब रंगवा का पनिया में ना मिला, मैं थोड़ा सा मिला दूँ तो पूरा रंगीन हो गया। तो उसी तरह से पनिया में मिला के थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दूँ तो गड़बड़ा दे, तो पानी में ऐसा सेंस लगा हूँ ना जी, पानी में, इन कि पनिया मिला दिलिए।
अब इतना से न समझे तो हम कुछ करें, जो एक कॉल बात करके आप मूड फ्रेश हो जाएगा। अब यहाँ जो है देखो, अब यहाँ जो है देखिए, अब अगला पॉइंट जो है आपको पूछता है, जैसे में ये हो गया सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, ये आपको हो गया सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ये आपको हो गया सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये आपका हो गया सिल्वर आयोडाइड, 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 ये आपका हो गया सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका हो गया। अब यहाँ ध्यान से समझिए, सिल्वर सल्फाइड यदि चांदी को खुला स्थान में छोड़ देते हैं तो काला रंग का हो जाता है, खुला छोड़ने पर काला रंग का हो जाता है सिल्वर सल्फाइड के कारण। इसको आप दिमाग में रख लीजिए। सिल्वर क्लोराइड यानी कि सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर। आपका क्वेश्चन कहीं देखे होंगे कि निम्नलिखित में से हॉर्न सिल्वर किसको कहा जाता है? देखो 1 2 3 4 5 नोट देकर ये पांचों को एक जगह लिखकर जैसे लिख रहे हैं जैसे लिख लो, इसको बार बार देख लो, प्रेम हो जाएगा। हॉर्न सिल्वर किसको कहते हैं? तो सिल्वर क्लोराइड को। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में नंबर 1 पॉइंट। इसके बाद धूप चश्मा में, फोटोक्रोमेटिक जो चश्मा होता है धूप चश्मा, यानी कि धूप चश्मा धूप में धीरे धीरे सुबहता काला हो जाता है, किसके कारण? सिल्वर ब्रोमाइड के कारण। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr। और धूप चश्मा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। धूप चश्मा धूप में काला हो जाता है, किसके कारण? तो सिल्वर ब्रोमाइड के कारण। और सिल्वर आयोडाइड से क्या क्वेश्चन है? कृत्रिम वर्षा के लिए, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। ये सब सिल्वर है, यहाँ पर देखो सब सिल्वर है, सब जो है सिल्वर है। इधर हो गया सब अलग अलग हो गया। तो आप तैयारी इसी को बोलते हैं। ये न कि ये याद करके गली मार दलिए, ये गली याद करके मार दलिए, ये याद करके गली मार दलिए, ये याद करके मार दलिए। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजल आएगा, कुछ भेज दलिए तो सोना बाबू समझ गए थे। कन्फर्म मतलब कन्फर्म होता है, रिजल्ट का मतलब रिजल्ट होता है। सिल्वर सल्फाइड चांदी को खुले स्थान पर छोड़ देंगे तो उसका रंग काला हो जाएगा, किसके कारण? तो सिल्वर सल्फाइड के कारण। हॉर्न सिल्वर किसको कहते हैं? तो सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है? फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। धूप चश्मा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है कि मतदान देते समय, ध्यान से समझेंगे, मतदान के समय जो स्याही जो अंगुली में लगाई जाती है, मतदान के समय जो स्याही लगाई जाती है वह सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो क्वेश्चन आपको एक देता है जी, इसको नोट करके लिख लीजिएगा जी, नोट करके लिख लीजिएगा जी, नोट करके लिख लीजिएगा। नोट का मतलब नोट, NOT का मतलब नोट का मतलब नोट होता है। क्या लिखना है इससे देखिए, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को रंगीन बोतल में रखा जा सकता है। सिल्वर नाइट्रेट को रंगीन बोतल में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि सूरज के प्रकाश में, क्योंकि सूरज के प्रकाश में, क्योंकि सूरज के प्रकाश में यह अपघटित हो जाती है, क्योंकि सूरज के प्रकाश में यह अपघटित हो जाती है। ध्यान से समझेंगे। अब इसको आप नोट कर लेंगे, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को रंगीन बोतल में रखा जाता है। सबसे पहले कि सिल्वर नाइट्रेट, प्रश्न देगा कि निम्नलिखित में से किसे रंगीन बोतल में रखा जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट को। क्यों? क्योंकि सूरज के प्रकाश में यह अपघटित हो जाता है। अब सिल्वर वाला 5 गो है, चांदी को खुले स्थान में छोड़ देंगे तो काला हो जाएगा।
और चांदी का रंग जो काला होता है वह ओजोन गैस के कारण भी होता है, ओजोन गैस के कारण भी होता है। O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन गैस, अब O3 का मतलब होता है ओजोन गैस। तो ओजोन गैस के कारण भी जो है चांदी का रंग काला हो जाता है। जैसा विकल्प देगा, जैसा आप दिमाग में रखेंगे, यानी कि चांदी को खुला स्थान में छोड़ देंगे तो काला रंग हो जाएगा, किसके कारण? तो सिल्वर सल्फाइड। ये नहीं रहेगा तो ओजोन गैस होगा। अब यहाँ ध्यान से समझिए, चांदी का जो मुख्य अयस्क है, चांदी का जो मुख्य अयस्क है वह है अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट जो है चांदी का मुख्य अयस्क है। या ये क्वेश्चन देगा कि चांदी का निष्कर्षण किससे होता है, तो अर्जेंटाइट से ही। चांदी का निष्कर्षण किससे होता है, तो अर्जेंटाइट से ही। क्वेश्चन को समझिए, चांदी का मुख्य अयस्क कौन हुआ था? अर्जेंटाइट। और चांदी का निष्कर्षण किससे हुआ था? अर्जेंटाइट से ही। लेकिन क्वेश्चन दे देता है कि इस विधि को क्या बोलते हैं, तो साइनाइड विधि कहा जाता है। साइनाइड विधि, यानी कि चांदी का निष्कर्षण जिस विधि से होती है उस विधि को क्या कहते हैं, तो साइनाइड विधि। चांदी का निष्कर्षण किससे होता है, तो अर्जेंटाइट से। चांदी का मुख्य अयस्क कौन है, तो अर्जेंटाइट। और चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइट से होती है, उस विधि को क्या कहते हैं, तो साइनाइड विधि कहा जाता है। अब आगे जो है देखेंगे, अब आगे क्वेश्चन आपको जो है पूछता है, जिए तो जिए कैसे, कुंज बिहारी शान है, हम कुंज बिहारी की जान हैं, क्योंकि कंटेंट हमारा पहचान है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट को जो समझिए। अब क्वेश्चन देता है आपको कि सफ़ेद सोना, इस सोना हो गया, इस सफ़ेद सोना हो गया, ये हो गया झूठा सोना, झूठा सोना। ये हो गया बेवकूफ़ों का सोना, बेवकूफ़ों का सोना हो गया, बेवकूफ़ों का सोना, बेवकूफ़ों का सोना। ये हो गया द्रव सोना, ये हो गया द्रव सोना। ये हो गया हरा सोना, ये हो गया हरा सोना। ये हो गया काला सोना, ये हो गया काला सोना। अब यहाँ पर देखिए, काला सोना, सोना बाबू नहीं, सोना बाबू नहीं, नोट लिखो, सोना बाबू कर दिली तब चल गया ध्यान। यहाँ देखो, सफ़ेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को, प्लेटिनम को, प्लेटिनम को कहा जाता है पीटी, प्लेटिनम को कहा जाता है सफ़ेद सोना। और नोट देके डैश देके लिख लेना कि निम्नलिखित में से एडम उत्प्रेरक किसको कहा जाता है, एडम उत्प्रेरक किसको कहा जाता है, तो एडम उत्प्रेरक प्लेटिनम को ही कहा जाता है। सफ़ेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को, एडम उत्प्रेरक कहा जाता है प्लेटिनम को। अब प्लेटिनम से बनता है जो फाउंटेन पेन का जो नीब होता है, नीब फाउंटेन पेन का, और नीब के ऊपर जो चमकीला जो दिखाई देता है स्टील जैसा, यानी कि प्रश्न है कि फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन के नीब के ऊपर, नीब के ऊपर क्या चढ़ाया जाता है परत के रूप में, तब प्लेटिनम। ध्यान से समझेंगे, नोट करेंगे। सफ़ेद सोना प्लेटिनम, पीटी एडम उत्प्रेरक का और काम करता है तब प्लेटिनम। फाउंटेन पेन का जो नीब बना होता है किसका बना होता है, तब प्लेटिनम का बना होता है। सबसे दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है, तो हीरा। और सबसे कठोरतम धातु कौन है, तब प्लेटिनम को, प्लेटिनम और क्रोमियम दोनों में से कोई एक विकल्प रहेगा तो होगा। सबसे कठोरतम धातु प्लेटिनम, सबसे कठोरतम धातु क्रोमियम, और सबसे कठोरतम पदार्थ हो गया हीरा, और सफ़ेद सोना हो गया प्लेटिनम। और एडम उत्प्रेरक का काम कौन कर रहा है, तो प्लेटिनम। और फाउंटेन पेन का जो नीब किसका बना होता है, प्लेटिनम का बना होता है। अब यहाँ देखिएगा, झूठा सोना, झूठा सोना कहा जाता है आयरन पाइराइड्स को, झूठा सोना के नाम से जाना जाता है आयरन पाइराइड्स, FeS2, आयरन पाइराइड्स को। अब बेवकूफ़ों का भी सोना कहा जाता है आयरन पाइराइड्स को ही, यानी कि झूठा सोना, अब बेवकूफ़ों का सोना आयरन पाइराइड्स को कहा जाता है। दोनों एक ही नाम है, झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना आयरन पाइराइड्स FeS2 को कहा जाता है। और सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। पीटी एडम उत्प्रेरक का काम कौन करता है, प्लेटिनम। फाउंटेन पेन का नीब किसका बना होता है, प्लेटिनम का बना होता है। द्रव सोना किसको कहते हैं, तब पेट्रोलियम को।
द्रव सोना किसको कहते हैं? तो पेट्रोलियम को द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। हरा की सोना किसको कहते हैं? तो चाय को। काला सोना किसको कहते हैं? तो कोयला को। कोयला को भी कहते हैं और कच्चा पेट्रोलियम को भी कहते हैं। घबराओ मत, कहीं कहीं दे देगा पेट्रोलियम, काला सोना कच्चा पेट्रोलियम। तो कच्चा पेट्रोलियम को कहते हैं काला सोना, कोयला को भी कहते हैं काला सोना, लेकिन द्रव सोना कहते हैं पेट्रोलियम को, और हरा सोना कहते हैं चाय को, और सफ़ेद सोना कहते हैं प्लेटिनम को, झूठा सोना बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं आयरन पाइराइड्स को। अब यहाँ पर जो है देखिए, अब आपका क्वेश्चन पूछता है कि आशा की धातु किसको कहते हैं? आशा की धातु किसको कहते हैं? तो आशा की धातु कहा जाता है यूरेनियम को। आशा की धातु कहा जाता है यूरेनियम को कहा जाता है। अगला पॉइंट आपको पूछता है कि भविष्य की धातु किसको कहते हैं? तो भविष्य की धातु कहते हैं टाइटेनियम को। टाइटेनियम, टाइटेनियम को कहते हैं भविष्य की धातु। ये दोनों में गड़बड़ाइएगा नहीं। आशा की धातु कहते हैं यूरेनियम को, अब भविष्य की धातु कहते हैं टाइटेनियम को। तो इसको ऐसे याद रखिएगा। टाइटेनिक जहाज जो है डूब गया था, अब वो भविष्य में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिला कि नहीं मिला, उसका मलबा जो है मिला, मतलब याद करने के लिए बता रहे हैं। तो भविष्य की धातु जो है टाइटेनियम को कहा जाता है, अब आशा धातु कहा जाता है यूरेनियम को कहा जाता है। अब प्रश्न जो है आपको देता है कि निम्नलिखित में से कौन इस्पात के बराबर मजबूत है? प्रश्न देता है कि निम्नलिखित में से कौन इस्पात के बराबर मजबूत है? कौन इस्पात के बराबर मजबूत है? और भार में उसकी आधी होती है, वेट में उसकी आधी होती है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? तो टाइटेनियम इसका भी आंसर हो जाएगा कि कौन इस्पात के बराबर मजबूत होती है और भार में उसकी आधी होती है, तो टाइटेनियम। भविष्य की धातु टाइटेनियम, आशा की धातु कहा जाता है यूरेनियम को। आशा की धातु कहा जाता है यूरेनियम को, भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। इस्पात के बराबर मजबूत और भार में आधा होता है, उसको कहा जाता है टाइटेनियम कहा जाता है। बहुत प्यार करते हैं एस सीरियल बीपीएससी दरोगा तुमसे, खुदा चाहे ले लो लेकिन रिजल्ट मुझको दे दो। अब यहाँ जो है देखिए, सबसे कम अभिक्रियाशील, सबसे कम अभिक्रियाशील, सबसे कम अभिक्रियाशील गोल्ड है, और सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम है। पोटेशियम है सबसे अधिक अभिक्रियाशील, यही बात है ना जी। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा। अब एक क्वेश्चन नहीं देकर एक क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन, नोट देके लिखिए सोना बाबू, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होता है? आप नोट नंबर 2 में लिखिएगा, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होता है? तो सोना जो हुआ से कम अभिक्रियाशील हुआ, अब हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील जो हो गया से पोटेशियम हो गया। यानी कि ये तो हम लोग पढ़ ही लिए कि सबसे कम अभिक्रियाशील सोना और सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम। लेकिन अब ये क्वेश्चन है जो भीड़ से अलग कर देगा कि हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है? तो पोटेशियम। अब हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील कौन होता है? तो गोल्ड। हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम, हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील कौन होता है? तो पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है ऐसे देखिए, ए हुआ पोटेशियम, ए हो गया सोडियम। हमारे हृदय की धड़कन को कंट्रोल कौन करता है? तो पोटेशियम। अब हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करता है? तो सोडियम। हो नोट देके डैश देके लिख लिया, सोना बाबू से बाद में बात करिए कि निम्नलिखित में से हृदय की धड़कन को कंट्रोल कौन करता है? तो पोटेशियम। लेकिन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करता है? तो सोडियम। अब पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है, लेकिन हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होती है। अब हाइड्रोजन से सबसे कम अभिक्रियाशील जो सबसे कम है, हाइड्रोजन से सबसे कम अभिक्रियाशील जो सबसे कम है, हाइड्रोजन से सबसे कम अभिक्रियाशील जो सबसे कम है, यानी कि सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है? तो गोल्ड। तो हाइड्रोजन से सबसे कम अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा? तो गोल्ड। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो पोटेशियम।
तो हाइड्रोजन से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा? तो पोटेशियम। कुछ है याद करें में जी? अच्छा एक बात बताइए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम, तो हाइड्रोजन से भी सबसे अधिक कौन हो जाएगा? पोटेशियम। सबसे कम अभिक्रियाशील सोना, तो हाइड्रोजन से भी सबसे कम कौन हो जाएगा? सोना। तो तेरी के अब यहाँ जो है देखिए, अब आपका क्वेश्चन जो है देता है, प्रश्न जो है दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से अब चाहे जो हो जाए अब तो मैं तैयारी करके रहूँगा। ये है पोटेशियम। पोटेशियम की खोज किसने किया? तो पोटेशियम की खोज 1807 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने किया। इसको आप नोट देकर लिख लेंगे। सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम, हाइड्रोजन से सबसे अधिक, अरे सबसे अधिक कौन हो गया? पोटेशियम। तो हाइड्रोजन से भी सबसे अधिक वही ना होगा? बात करना ना बाद में। अब पोटेशियम की खोज किसने किया? तो हम्फ्री डेवी। कब खोज किया गया? तो 1807 में। अब यहां पर देखिए, पारा को जान गए Hg, इसको क्या कहते हैं? इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो परमाणु संख्या होता है 80, सोना का 79 और पारा का 80। आप नोट दे के लिखेंगे कि सोना का परमाणु संख्या 79 होती है, लेकिन पारा का परमाणु संख्या 80 पूछा हुआ क्वेश्चन है। और क्विक सिल्वर किसको कहते हैं? क्वेश्चन इस तरह से देता है कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो क्विक सिल्वर कहा जाता है, पारा को कहा जाता है क्विक सिल्वर। ध्यान से समझिएगा। ई इंग्लिश हो गया, इसको हिंदी में दे देता है कि तीर्व चांदी किसको कहते हैं? तो तीर्व चांदी या क्विक सिल्वर कहते हैं पारा को। यह क्या होता है? तो कंडक्टर होता है, सुचालक होता है, यह टेम्परेचर का सुचालक होता है, तब ना थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है जी। यह अम्लगम नहीं बनाता है, अम्लगम नहीं बनाता है, यानी कि यह किसी के साथ चिपकता नहीं है। देखते हैं थर्मामीटर में चिपकेगा तो भागेगा, टेम्परेचर वा जो ही ऐसे करते हैं, टेम्परेचर जाता है तो ऊपर फर्श भागता है, यानी कि टेम्परेचर को ग्रहण कर लिया, तो जो ग्रहण करता है वो कंडक्टर न हुआ। तो थर्मामीटर में यह लगी ना प्रयोग करल जाता है पारा का। यह अम्लगम नहीं बनाता, चिपकता नहीं। यदि चिपक ही जाएगा तो भागेगा कैसे जी? यदि चिपक ही जाएगा तो भागेगा कैसे? अब यहाँ जो है देखिए, अब चाहे जो हो जाए। अब यहाँ जो है देखिए, सोना ये यू, चांदी ये जी, ये यू आई जी में फंसना मत। ये जी चांदी का पायल लाती है तो लाती है, तो लाती है चांदी। ये जी पोटेशियम के, अब पारा हो गया Hg। अब इसके बारे में पूरे डिटेल्स जानकारी दे चुके हैं, इसको नोट आप बना लेना। आप सेट जब लगा रहे होंगे तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन में इतना में से ना कोई क्वेश्चन मिलते रहेगा हमेशा। इसको आप नोट बना लेंगे पार्ट बाय पार्ट। इसको 1 बार नहीं 1000 बार देखेंगे और हमेशा माइंड में रखेंगे टाइम इज कॉस्टली, समय मूल्यवान है। समय चला जाएगा तो फिर आएगा नहीं मेरे भाई। और एक टीचर अपना 10 बरस 15 बरस का मेहनत आपको तुरंत दे देता है, यानी कि बहुत सहूलियत होती है, बहुत सुविधा होती है तैयारी करने में। इतना चीज़ को तैयारी करने में बहुत परेशानी होती है, तरह तरह के किताब पढ़ना पड़ेगा तब जाके इतना चीज़ तैयारी होगा। इतना चीज़ पॉइंट को बहुत कम समय में हमने पूरा प्रयास किया अच्छा कंटेंट देने का, इसलिए कि कुंज बिहारे, बोलो ना जी, कुंज बिहारे बोलो शान है, कुंज बिहारी हमारे बोलो जान है। ध्यान से समझिएगा, है ना। और क्योंकि हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट हमारा बोलो पहचान है। राधे राधे जरूर बोलेंगे, राधे राधे बोलिए, राधे राधे बोलिए, राधे राधे बोलिए, राधे राधे। अब जब तक नहीं बोलेगा नहीं छोड़ेंगे। अब लास्ट है, बोलना पड़ेगा राधे राधे। चलो ठीक है, अगला वीडियो में मिलते हैं। इसको आप नोट्स बना लेंगे, आप एक एक बिंदु को नोट्स बनाइए, उसको कंप्लीट कीजिए।
इसके बाद देखिए कि आपकी तैयारी में क्या रौनक आती है। पढ़ना नहीं है, तैयारी करना है। समय के अपने सांचे में ढालो, रात के अंधेरे को खंगालो तो कुछ बात बने, एक नया सवेरा निकालो तो कुछ बात बने। समय के सांचे में तो सबको ढलना आता है, समय के अपने सांचों में ढालो तो कुछ बात बने, कुछ बात बने। राधे राधे।